और एक चीज होती है टिश्यू, जिसको कहते हैं फैट या एडिपोस। दोनों में क्या अंतर है अनिल? बहुत अच्छी तरह से समझिए। मुझे लगता है कि औरों को भी शायद ना मालूम हो, तो अगर मालूम है तो ठीक है, फिर से सुनिए। मसल में और फैट में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि फैट एक मास है जिसमें इनर्वेशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है। मास है, वजन है, शेप है, साइज है। देयर इज साइज, देयर इज शेप, देयर इज mass in adipose. But muscles, they are made of some mass which is connected to your skeleton system, to your bones, to your, and they are innervated by nerves. इनर्वेटेड समझते हैं शब्द का अर्थ अनिल जी? आ, उसके आंतरिक हिस्से के संबंध नहीं, में। नहीं, ऐसा नहीं। जिसमें नर्व घुसा हुआ है। हाँ, उसमें नर्व भी है। कहाँ नर्व कहाँ से आ रहा है? नर्व तो हमारे वेन्स से जुड़ा, वेन्स से आ रहा है। नर्व आता है ब्रेन से, वेन से नहीं, ब्रेन से। अच्छा, वेन से। ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से आता है नर्व, कहां से आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। हाँ, पूरा नर्व का जाल बिछा हुआ है, हर जगह नर्वस सिस्टम है। तभी तो जब छूते हैं तो मालूम पड़ता है, चींटी काटते हैं तो मालूम पड़ता है, गर्मी लगती है, दिन हो गया, कैसे मालूम पड़ता है? नर्व से मालूम पड़ता है। नर्व हर जगह है, मसल्स में भी है, जी। आंख में है, कान में है, नाक में है, सब जगह है मसल। समझ में आ रही है? जी। ये नर्व जो है वही सेंसिटिविटी देती है। अच्छा, आयुर्वेद जानते हैं आप अनिल थोड़ा बहुत? आयुर्वेद नहीं जानते? एक्यूप्रेशर में कम नहीं जानते हैं, लेकिन वैसे जानते हैं। वैसे जानते हैं। हम लोगों का प्राण जो है वो पांच वायु हैं, प्राण वायु। हाँ, 5 वायु है। आप है ना, प्राण, अपान, उदान, समान और ब्यान। तो ब्यान वायु क्या है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क से जुड़ा है। तो नहीं जानते, रहने दीजिए, फिर इधर से भी आप नहीं समझेंगे, तो हमको समझाना है अभी। डोंट वरी। तो अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके तार, बिजली का तार समझिए। नर को क्या समझिए? बिजली का तार। अच्छा। और पावर हाउस कौन है? ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। ब्रेन में जब कहते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है उसी में। जिन चीजों से ब्रेन बना है उसी चीज से आपकी, उसको स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी क्या कहते हैं वो, मेरुरज्जु, हम्म। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है, ये ब्रेन का ही एक पूंछ गया हुआ जी। है ना? और उनमें से सब तार निकल रहे हैं, हाथ में, पैर में, गर्दन में, सिर में, कान में, मुंह में, सब जगह जा रहा है ना? ठीक हाँ। समझ में आ रहे हैं? ये दो हाँ। प्रकार के नर्व्स हैं। एक को कहते हैं सेंसरी नर्व, एक को कहते हैं मोटर नर्व, और एक को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के हैं? कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो वॉलेंटरी हैं, और कुछ नर्व इनवॉलेंटरी हैं। तो इनवॉलेंटरी नर्व्स कहाँ हैं? वो लंग्स में चलाते, लंग्स के मसल्स को चलाते हैं, हार्ट के मसल को चलाते हैं, लिवर का फंक्शन करते हैं, अंदर आपके वेन्स और आर्टरीज को चलाते हैं। ये इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है।
वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में भी दो प्रकार का है, एक सेंसरी नर्व्स और एक मोटर नर्व्स। ठीक है। सेंसरी नर्व से गर्मी, सर्दी, उजाला, अंधेरा, ये सब पता लगता है, कोई चींटी काटा, ये सब मालूम पड़ता। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं अनिल जी? और हाँ मोटर सर। नर्व से जो मसल में गया है, मसल को क्या करता है, जैसे बिजली जाएगी नर्व के माध्यम से, कहां से जाएगी, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, बस इतना ही काम होता है। अब मसल जो है वो तीन तरह के हमारे बॉडी में लगे हैं। कुछ मसल लगे हैं जो ऐसे राउंड वाले हैं, कुछ मसल है सीधे वाले हैं, और कुछ मसल है ऐसे टेढ़े वाले, डायगोनल वाले हैं। तो डायगोनल वाला लगेगा तो डायगोनल में अगर मोड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और जाएगा तो ऐसे नीचे चला जाएगा, या ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डायगोनल चलेगा। और अगर जो सर्कुलर वाले मसल हैं उनको जब संकुचाएगा और संकुचित करेगा और फैलाएगा तो क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे करेगा, ये सर्कुलर मसल है। और सीधे वाले मसल है वो सीधा करेगा, तो घुमाएगा ये। खाली नर्व क्या करता है, संकुचित करता है और प्रसारित करता है। मसल इस तरह से बने हैं कि अलग अलग प्रकार की एक्शन होता है मूवमेंट में। किसके सहारे से होता है, मसल्स के सहारे से। ये मसल्स क्या है, मांस इनमें भी है, लेकिन ये सॉलिड है और चिपके हुए हैं किससे, बोन से, हड्डियों से। तब जब बोन से चिपके हुए हैं तो उनको जब सिकुड़े, जब चलाएंगे हम मसल को तो बोन भी चलेगा, गर्दन भी चलेगी, सब। तो मसल्स जिम्मेदार है मूवमेंट का। फैट केवल भार और शेप, वजन और शेप के लिए जिम्मेदार है, उसमें मसल्स के इनर्वेशन नहीं है, वो डिपॉजिट होता है। समझ में आ रही डिफरेंस दोनों का, जी है ना? समझ में आया। अब क्या जी। है, ये नर्व क्या है, नर्व बना हुआ है न्यूरॉन से। जी। जैसे हर चीज सेल से बनी हुई है ना, ये समझ में आता है ना अनिल, हमारी बॉडी किससे बनी हुई, सेल से बनी हुई है। और हाँ। बॉडी का पोर्शन नर्व भी है। Even nerves are जी। part and parcel of our body, which are also made of cells. The cells which are making nerves, they are known as neurons. जिन सेल्स से नर्व बना है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। सेल क्या है, मान लीजिए, समझ लीजिए एक छोटा सा बॉडी है, इसके अंदर भी पानी है और इसके बाहर भी पानी है, और इसमें रक्त वाहिनियां चिपकी हुई हैं, लिम्फेटिक नेटवर्क भी, सारी वाहिनी जितने भी वेसल्स हैं वो सब चिपके हुए हैं। जी। उनसे जुड़ जुड़ करके नर्व्स बना हुआ है। और जो एक छोटा नर्व, फिर उसके में जुड़ने वाला है दूसरा नर्व, फिर तीसरा नर्व, और नर्व दो तीन चार नर्व जुड़ करके ब्रेन से पैर तक चली जाती है, इतना लंबा बन जाता है। जो नर्व के जोड़ हैं उन्हें कहते हैं साइनेप्सेस। सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आती तो। ठीक है। तो जी। अब जी। डिजेनरेशन हो गया है। अब डिजेनरेशन में आपने कहा क्या हो गया, नर्व डिजेनरेट हो गया, क्या लिख। मतलब, नर्व जितना काम करता था उतना अब काम नहीं कर रहा है, डिजेनरेशन का बस इतना ही मतलब है। क्यों नहीं कर रहा है काम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी पास जितनी होनी चाहिए, जितनी पावर की, जितना वोल्ट का, वो नहीं हो पा रही है। या उसका जो, उसको जो पोषण चाहिए, खाना चाहिए, हर सेल को क्या चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। नर्व के लिए पोषण क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है। और वो कैसे पहुंचती है उन सेल तक, कैसे पहुंचती है, ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ब्लड की सप्लाई, ब्लड शुड रीच ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी न्यूरॉन। शिवा, आर यू देयर?
sir. Yes, sir. Are you understanding what I'm saying? You already know probably. Yes, sir. Yes, तो sir. I understand. डीजेनरेशन का क्या मतलब हुआ कि एक तो क्यों काम नहीं कर, दो ही बात हो सकती है। या तो ठीक से उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए बीच में कहीं अवरोध हो जाए, या वो जो नर्व जोड़ जोड़ के बना है वो कहीं से कट गया हो। क्यों? क्योंकि नर्व के ऊपर एक शीट होती है, उसको कहते हैं माइलिन शीट। जैसे आपने देखा होगा कॉपर तार के ऊपर प्लास्टिक शीट होती होती, देखा है? देखा है? तार जब लाते हैं बिजली की है हर। तो उसके ऊपर रहता है कि नहीं, एक परत चढ़ी होती है, कवरिंग होती है ना? नहीं रहती। इंसुलेशन। वो इंसुलेशन होता है है। सर। हाँ इंसुलेशन। हाँ, इंसुलेशन होता है। यहां पर इंसुलेशन नहीं है। नर्व के ऊपर जो माइलिन शीट की कवरिंग लगी हुई है, वास्तव में वही जो है वो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ले जाता है। ये उल्टा है मामला। कवरिंग नहीं है, उसी के माध्यम से अगर वो न रहे कवरिंग तो बहुत धीरे धीरे पास करेगा बिजली। तो वो कवरिंग अगर डैमेज हो जाए तो नर्व कम काम करेगा। वो कवरिंग कैसे मिलेगा? वो कवरिंग को पोषण करने, पोषण का क्या मतलब है? एक सेल अपने जैसी दो सेल बनाती है। वो बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलेगी नर्व को? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और किससे मिलेगी? जो फ्लूइड है चारों तरफ उस सेल्स के अंदर, नहीं, उस फ्लूइड से मिलेगी। उसमें क्यों, उससे क्यों मिलेगी? क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं। बिजली किसको कहते हैं? आयन जो एक जगह से दूसरी जगह चलती है उसी को कहते हैं बिजली। तो कौन कौन से आयन है? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। तो सॉल्ट्स हैं वो, है ना? तो सॉल्ट्स भी बनने चाहिए। ठीक है। तो अब अगर डिजेनरेशन हुआ तो दो बात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उसको पोषण न मिल रहा, और दूसरा ये हो सकता है कि उस प्रकार के सेल्स के नंबर कम हो गई हो। नंबर कैसे कम हो जाएगा? जितना बनना चाहिए, जिस स्पीड से नए नए सेल बनने, पुराने सेल मर रहे हैं, नया सेल बन रहा है, तो नया सेल जिस स्पीड से बन रहा है वो कम हो गया, और जो मरने वाला था वो ज्यादा हो गया। जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो बनने की नए सेल पैदा करने की, पैदा करने की ताकत होती ना, बुढ़े ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। इसी तरह हर सेल जैसे जैसे पुराना होता है, अपने जैसे दो सेल जो उसको बनाना है, बनाने में टाइम लगता है या नहीं बना पाता। तो एक तो ये कारण हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? पोषण। पोषण कैसे रुक गया? कोई चीज वहां पर आकर के अटक गई। अगर आकर के अटक गई कैसे, तो हमने आपको बताया था 6 स्टेजेस होती डिजीज की। तो डिपोजिशन स्टेज आया, और डिपोजिशन स्टेज के बाद डिजेनरेशन स्टेज आया। तो वो अगर रुक गई तो से, माने जो सेल है उससे ब्लड में नहीं जा पाएगा, और ब्लड से सेल में नहीं आ पाएगा मटेरियल। जो कचरा है वो वेन्स में नहीं जा पाएगा, और आर्टीरियल आर्टरीज जो कि पोषण लेके आ रही है ग्लूकोज, वो टिश्यू सेल में नहीं आएगा। कहाँ जमा हो रहा है? बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां जमा हो रहा है। तो उसको निकालेगा कौन? जो जमा हो गया निकालने का काम लिम्फ करेगा। जी। या कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसको मारने का काम भी लिम्फ करेगा। लिम्फ में भी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी कई प्रकार के हैं। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। देखो जैसे टी सेल है, हेल्पर सेल है, ये सब है ना। आपने वो हम लोग ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें देखते हैं ना, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल में किलर सेल्स हैं, और एक मेमोरी सेल या हेल्पर सेल जिसे कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी की कोई किताब हो आपके पास, एनाटॉमी की हो, नहीं हिंदी में भी आजकल मिलती है। यू गेट दीज बुक्स इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एज वेल एज इन तमिल। आप खरीद के उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं नर्व के बारे में, है ना? नर्व अपने आप में बड़ा चैप्टर है ना? मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि इस तरह की क्लासेस हम लोगों को करनी चाहिए।
जिसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ही केवल चर्चा करें। लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे लिए तो स्टूडेंट्स को बताना और कुछ, देखो अब छोटी सी क्लास आती है, क्या करें इसका। अकेले आपको ही बताते रहे तो दूसरे लोग बोर होंगे, उनको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से मतलब है, आपको नर्व का ही मतलब नहीं मालूम है, मसल्स का मतलब नहीं मालूम है, एडिपोज का मतलब नहीं मालूम है। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। लेकिन अच्छा यह होगा कि कोई किताब भी रख लीजिए और उसको भी थोड़ा देखिए, नर्व क्या होता है। नहीं तो नेट पे देखिए, मोबाइल में देखिए, वो भी हो सकता है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। नर्व कैसे काम करता है, इसके काम क्या है। नर्व के दो काम होते हैं, जेनरेशन ऑफ इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स माने बिजली, तो पैदा भी करता है बिजली, पावर हाउस है ही, और उसको चलाता भी, एक जगह से दूसरी जगह भेजता भी है, भेजने के लिए तार चाहिए, वो नर्व्स है, वही ले जाता है इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह। और वो जब जाता है तो ऐसे मसल को चलाता है। मसल डिजेनरेट हो गई तो दो बात हो गई, या तो नरिशमेंट में गड़बड़ी है, या अवरोध कहीं पैदा हो गया है, या माइलिन शीट में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो नरिशमेंट जब हम भेजेंगे उसको, तो वो क्या करेगा, उसकी जो मांस है भी सब बनेगा। और जब हम एलर्जी वाला करेंगे, एडी को करेंगे काम, तब क्या होगा, जो डिपॉजिशन हो गया है जिसके कारण वो नरिशमेंट उसमें टिश्यू में घुस नहीं पा रहा है, वो निकल के आ जाएगा, वेन्स के माध्यम से वापस चला जाए। ये लिम्फ कहाँ ले जाता है, ये वापस वेन्स में ले जाता है ना, ब्लड में जोड़ता है, तो वहां से लेके बाहर हो जाता मेन वेन से। मेन वेन जानते हैं ना, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, नाम सुना है अनिल जी? वेना कावा का नहीं नाम सुना। सुना है? नहीं। नहीं सुना? नहीं। आपने आर्टरीज और वेन्स, ये दो नाम सुना है कि नहीं? हाँ, ये तो सुना है। तो ये जितने वेन्स का क्या क्या काम है, वेन्स जो है वो पूरा जो रक्त सबको मिला, अच्छा। सबने हाँ। ऑक्सीजन और नरिशमेंट सारे टिश्यूज ने ले लिया, सारे ऑर्गन को मिल गया। अब जो जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, नरिशमेंट भी खत्म हो गई, और केमिकल्स कुछ लद गए जिनसे नरिशमेंट बनेगी, जी। सब चीज ब्लड में, वो चीज वापस आ रही है, और लिवर से होती हुई पुनः हार्ट में चली जा रही है, जी। और हार्ट से फिर लंग्स में गई तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन वाली ब्लड फिर आर्टरीज से जाएगी, आर्टरीज से गई और घूम के जब जब वापस होना शुरू हुआ, उसी को कह देते हैं वेन्स। जब हार्ट से जो निकल रही है वो आर्टरीज कहलाती है, और जो घूम करके ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रही है उसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इन वेन्स से जो मेन वेन्स हैं, उनसे निकल जुड़ी हुई कोई क्या है, लिम्फेटिक नेटवर्क। लिम्फेटिक। ये लिम्फेटिक नेटवर्क में लिम्फ नाम की एक लिक्विड भरी हुई है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है। इसमें ही किलर सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं बहुत से, वो उसमें भी, वेन्स में भी है और इसमें भी है ये। लेकिन इसकी जो नेटवर्क है जो निकली है, लिम्फेटिक नेटवर्क, लिम्फ की जो दीवार है, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल भी जा सकते हैं, जबकि वेन्स की दीवार के लिए इसकी पोरोसिटी कम है, उसमें से घुस करके बड़े पार्टिकल नहीं जा पा रहे थे। कचरा, कचरा हटाएंगे, साफ करेंगे, तभी तो उसको नरिशमेंट मिलेगा ब्लड से। ब्लड से मान लो खाना आ रहा है नर्व के लिए, लेकिन वहां पर बैठा हुआ, रुका हुआ जाम है, कचरा बैठा है, तो कैसे करें, ये कचरे को साफ करेंगे तो खाना चला जाएगा नर्व में, नर्व में ताकत आ जाएगी, फिर नर्व काम करेगा। मोटी बात समझ में आ रही है कि नहीं अनिल जी? हाँ कचरा सर, तो साफ यही करने तो। का काम लिम्फ करेगा, यही हाँ, तो काम जब वेन्स भी। डिजनरेट है जी? जब यही लिम्फ डिजनरेट होगा तो सफाई में दिक्कत भी तो आएगी। लिम्फ नहीं डिजेनरेट हो रहा है, लिम्फ तो ऑलरेडी आपके शरीर में बन रहा है। कैसे बन रहा है, बोन मैरो से बन रहा है, स्टेम सेल से बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ब्लड वेसल्स में बन रहा है, नहीं? और ये कैसे निकलता है, आप देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं थोड़े में बता रहा हूं, और अच्छा ये होगा कि कोई को किताब लेके पढ़ना चाहिए। जब हार्ट से निकल करके ब्लड सारे जगह जा रहा है, ये तो समझ में आती है ना, इतनी मोटी बात तो मालूम है ना। हाँ हाँ, मालूम। ये जब मान लो इस जॉइंट में पहुंचा, मान लो रिस्ट जॉइंट में पहुंचा,
तो जो आर्टरी ब्लड लेकर के यहां तक आ रही है, तो यहां पर बिल्कुल पतली पतली हो जाती है, ताकि वो इस जोड़, दो हड्डियों के जोड़ के बीच में जो एक सेल, हमारा एक मेम्ब्रेन है, उसको भी चाहिए पोषण। तो एकदम पतली पतली उसको कहते हैं आर्ट्रियोल्स, और वहां से निकल करके जब आर्ट्रियोल्स में जाती है तो वहां पतले हो जाते हैं नर्व्स। तो उसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है वो सरक करके अलग हो जाता है, हम्म। वेन में गया, और ये सारा फिल्टर होकर के मेन वेन्स जहां जहां है, रिटर्निंग ब्लड, वहां पर ज्यादा चला गया। ये मेन वेन से निकल करके ये जब ज्यादा जो कंसंट्रेशन हो गया किसका, इसमें अब आरबीसी वगैरह नहीं निकलता है, डब्ल्यूबीसी निकला। वो कहाँ गया, वो जिसमें निकल के गया उसको ही कहते हैं लिम्फ, लिम्फेटिक जी। नेटवर्क है। तो इस तरह के जो प्लेट्यू हैं, जहां जहां जोड़ है, जहां जहां पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ही पतले आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, वहां पर ये लिम्फ निकलता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स निकलता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फ में जाता है, और फिर वो लिम्फेटिक नेटवर्क कहाँ से, फिर वो सिस्टर्ना काइले और थोरेसिक डक्ट और ये सब से जुड़ता है। इनमें फिर रास्ते में बहुत से ग्लैंड्स हैं, बहुत बड़ा चक्कर है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, है ना। और डॉक्टरी तो हम नहीं पढ़ा सकते आपको, लेकिन कुछ आपको मैं बता रहा हूं, उसको उसके बाद आप किताब देखेंगे तो और समझ में आएगा ना तब। तो ये लिम्फेटिक नेटवर्क कैसे, जैसे जैसे जहां जहां ब्लड है वो तो वहां जा ही रहा है, और एक ब्रांच निकल करके जहां वेन नहीं पहुंच रही वहां भी लिम्फ पहुंचा हुआ है, तो सफाई का काम करेगा, लेकिन ब्लड ही नहीं बनेगा तो लिम्फ कहां से बनेगा। ब्लड की कमी जी। होगी तो लिम्फ की भी कमी होगी। जी। ब्लड को चलाने के लिए हार्ट है, लेकिन लिम्फ को चलाने के लिए हार्ट नहीं। तो ये मूवमेंट से चलता है, और अपने आप भी इसमें पेरिस्टाल्टिक मोशन जैसे आंतों में होती है, इस तरह की मूवमेंट भी होती है। लेकिन बढ़िया काम क्या है कि आप थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा हाथ पैर को चलाएं, उंगलियों को चलाएं, पैरों को चलाएं, गर्दन को चलाएं। मूवमेंट करने से ये लिम्फ एक्टिवेट हो जाती है और सफाई होती रहती है। सफाई जरूरी है कि नहीं है। सफाई होगी तभी अच्छा शुद्धिकरण सही अगर पोषण मिल ही नहीं पाएगा। मिलेगा नर्व को, कमजोर नहीं हो जाएगी। खाना नहीं मिले आपको, खाना नहीं मिले तो क्या होगा, कमजोर हो सारा काम जाएगी। बंद हो जाएगा। ऐसा, तो खाना नर्व को मिलना चाहिए। वो कौन देता है खाना, ब्लड देता है, ब्लड ही तो देता है। ब्लड खाना देने गया और वहां पर जमा है, कोई जो रास्ता ही रुका हुआ है, वो जा ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि जो नर्व है, नर्व की जो सेल है, और जो ब्लड है, ब्लड वेसल, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है, ठीक है। अब वो ब्लड से खाना निकल के पहले इस फ्लूइड में आता है, और फ्लूइड से फिर नर्व के सेल में जाता है। अब नर्व के सेल में जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर कचरा जमा हुआ है, खाना मिला ही नहीं। यही काम होता है डायबिटीज में, वहां पर लेकिन रिसेप्टर दूसरा है। वहां भी अगर कचरा जमा हो गया तो वहां भी हमें लिम्फ की ट्रीटमेंट डालनी चाहिए। तो जब आप आते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, वो लेवल 1 लेवल 2 में भी ये सब चीजें कोई पूछता है तो बताते हैं हम, है ना, कि कैसे होता है, क्या होता है, बड़ा टेक्निक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम क्यों एडीबी लगाते हैं और एनडीबी लगाते हैं। नर्व डिजेनरेशन मतलब काम करने की ताकत बढ़ जाए, क्या बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा दिया। हमने बिजली जरा बनाओ, पावर हाउस को बोला कि भाई वहां बिजली हमको चाहिए, तो जब बिजली मांगेगा नर्व तो क्या करेगा, पावर हाउस विल सप्लाई। लेकिन पावर हाउस सप्लाई कब करेगा, जब उसको नरिशमेंट मिला रहेगा ना, सारे नर्व जब अच्छे होंगे, रिसीव कर सकते हैं, बिजली पास हो सकता है। अब तार अगर कटा फटा हो तो आप कितना तार को जोड़ दीजिए प्लग से, चलेगा। अगर तार कटा हुआ है वेंकटेश, तो आपका पंखा चलेगा, एसी चलेगी, नहीं नहीं चलेगी, चलता सर। नहीं नहीं चलेगी, चलता सर। है ना। बस यही बात है। तो रिप और वो भी रिपेयर कौन करता है, सब कुछ बाहर से, आप जो खाना खाते हैं उसी से हो रहा काम, ठीक है। हम्म पीछे से आपके लाइट आ रही है, चेहरे पे लाइट नहीं है।
सामने वाला कोई बल्ब हो तो जलाइए और पीछे वाला बंद करिए। अनिल जी। हाँ सर। तो इसलिए हम दोनों यूज करते हैं, नर्व डिजेनरेशन का भी यूज करते हैं पॉइंट, और एलर्जी वाला भी यूज करते हैं। एलर्जी जो अलिफ वाला, लिम्फ वाला, ठीक है। और एलर्जी भी वही है। एलर्जी क्या है? असल में मैं रिएक्शन। तो हमें क्या क्या यूज मैं करना चाहिए? लिम्फ यूज करना चाहिए और नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन यूज करना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अगर लिम्फ डिजेनरेट हो जाएगा तो वो सफाई वाला काम भैया, उससे स्लो ना लिम्फ हो। लिम्फ डिजेनरेट होने का क्या मतलब है? लिम्फ नहीं जनरेट करता, लिम्फ नहीं काम करता। लिम्फ का काम क्या है? चीजों को सक करके निकालना। जी। लिम्फ का काम क्या है? तो लिम्फ वेसल्स कैन डिजेनरेट। लिम्फ हाँ वही वेसल अगर लिम्फ। डिजेनरेट हो गई, तो लिम्फ वेसल अगर डिजेनरेट हो गई तो नहीं करेगा काम, साफ नहीं करेगा, सफाई नहीं होगी। इसलिए हाँ जैसे कोई ट्यूमर। जीवन के अंत तक डाइट चाहिए और व्यायाम चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो भी तो लिम्फ की जो वेसल बनी हुई है वो भी तो सेल से बनी हुई है। और हर सेल अपने ही प्रकार के दो सेल बनाता है। किस स्पीड से बना रहा है? हेलो, पहले पीछे की लाइट बंद जी। करो और चेहरे पे लाइट लाओ कर, घूम जाओ लाइट की तरफ। हाथ में मोबाइल है तो लिए हो, हाँ, चेहरा तो दिखाए। अब कैमरा देखो, नहीं आ रहा। लिम्फ जिसमें से बह रहा है ना, वो भी दीवार तो किसी चीज से बनी है कि नहीं बनी है? जी हाँ, वो भी सेल से बनी है। वो सेल से बनी है। और हर सेल का क्या प्रॉपर्टी है? एक सेल अपने ही प्रकार के दो सेल बनाती है, उसको डॉटर सेल कहते हैं। जी। तो एक सेल है, वो 1 घंटे में मान लो 10 बच्चे पैदा करती है। मेरा यार कैमरा नहीं चला। हेलो, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन। हर सेल, शरीर का जो भी टिश्यू है, उसका हर सेल मरने के पहले हाँ ठीक अपने है। ही प्रकार के दो सेल बनाता है। तो कैसे भी। एक तरफ तो कुछ सेल पुराने होकर के मर रहे हैं, एजिंग हो जा रही है, और एक तरफ नए सेल बन रहे हैं। जो नया सेल बनता है वो तुरंत बच्चे पैदा करता है, दूसरे तरह के सेल बन। और अगर नया सेल बनने का रेट और पुराने सेल के मरने का रेट, दोनों में फर्क हो जाए, मरने का रेट कम और पैदा होने का रेट ज्यादा, तो क्या होगा? सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल बढ़ता जाएगा। तो जितने भी टिश्यू हैं, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे स्किन हो, चाहे जो भी हो, वो सब बड़ा। तो जब बचपन में जेनरेशन ऑफ सेल्स इज फास्टर देन द डेथ ऑफ सेल्स। नहीं समझ में आई? हाँ समझ में आ रहा है। बचपन से जो बड़े हो रहे हैं, तो जेनरेशन हाँ ऑफ सेल्स इज मोर, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ सेल इज मोर देन द रेट ऑफ डेथ ऑफ सेल। तो ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ होता है ना, बच्चा इतना छोटा सा पैदा होता है, इतना बड़ा हो गए ना आप। कितने बड़े हो गए आप? 5.5 फीट के हो गए ना, 5 फीट 7 इंच, हाँ 8 इंच। कैसे हुए? इसीलिए हुए। अब क्या हुआ है? एक स्टेज आ गई कि अब सेल्स मरने हो। कब एक स्टेज आती है जब मरने का रेट और पैदा होने का रेट दोनों बराबर रहता। लेकिन आप अच्छा खाना देंगे, अच्छा ऑक्सीजन देंगे, तो एनर्जी बनती रहेगी, और एनर्जी मिलती रहेगी तो ज्यादा, तो आप ज्यादा दिन तक जवानी का भोग कर सकते हैं। और वही अगर जी। पोषण कम हो जाए और क्लीनिंग सफाई ना हो, क्यों? क्योंकि होमोटॉक्सिन्स आर जेनरेटेड। यस। होमोटॉक्सिन्स किसको कहते हैं? होमोटॉक्सिन किसे कहते हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बात यही है ना, डॉक्टरी पढ़, ये डॉक्टरी है। ये इसमें हम एक्यूपंक्चर की फिलोसफी कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। होमोटॉक्सिन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सुना होगा ये तो आपने। एक कार्बोहाइड्रेट हाँ खाते हैं, एक प्रोटीन हाँ। खाते हैं, एक फैट खाते प्रोटीन। हैं,
और एक विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, यही तो होता है खाना। हाँ यही। ये जब अंदर जाता है, रोटी खाया आपने मान लो, रोटी खाई और दाल खाया, if you are हाँ। having chapati, now this chapati as it is, can it go in the blood? क्या ये चपाती ब्लड में घुस जाएगी? कैसे हो, नहीं, कैसे घुसेगी? इससे कैसे इसको पोषण ग्लूकोज, मिलेगा? ग्लूकोज फॉर्म में आना पड़ेगा। कौन करेगा, कहाँ होगा? यही हमारे हार्मोन्स करेंगे। हार्मोन्स करेंगे, एंजाइम्स करेंगे, कौन करेगा? एंजाइम, एंजाइम्स करेंगे। फिजियोलॉजी एनाटॉमी की किताब ले लो। ठीक किताब है। नहीं लेनी है तो नेट में पढ़ो। हम्म? हाँ। कुछ सीखने के लिए यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हारी वजह, तुम्हारे लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता। नहीं, हमको तो इतना पहले से मालूम है कि मैं इसे बिना किताब देखे भी बोल रहा हूं ना। इतनी बात हम्म। बैठी हुई है, हो सकता है कुछ एक बातें हम ना बता पा रहे हो तो भूल गया हो, लेकिन मोटी बातें सारी याद है हमें। हमारे लिए तो ये काफी है। याद रखने की ताकत कहाँ है आपके शरीर में? माइंड में। योर हार्ट। मन का आवाज हृदय में है। एंड मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इज द फंक्शन ऑफ योर हार्ट। व्हाट इज हार्ट इन चाइनीज एक्यूपंक्चर? द नेटवर्क ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, उसको हार्ट हम्म। कहते हैं। आना ही पड़ेगा, है ना? तो जब भी क्लास होती है धीरे धीरे सुनते सुनते, क्योंकि जिस तरह से मैं बोलता हूं ना, इस तरह से कोई बोले तो भाई आदमी जिसको कम समझ में आता है वो भी हमको लगता है कि समझना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आसानी, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता था, तो मैं जानता हूं कि लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। जी जी, बहुत अरे सुंदर। हम भी तो तो आपके जैसे थे, कभी हम। कुछ नहीं समझ में आता था। तो आज अगर कुछ समझ में आया है तो कैसे समझ, और क्यों नहीं समझ में आता था, इसलिए ऐसी भाषा। तो अब दोनों चीजें अगर हम एक सफाई भी करें और उसको पोषण भी दें, सफाई भी करें और उसको पोषण भी दें, तब ताकत आ जाएगी। मेंटेन रहेगा, हाँ। सर, हम ये जो प्रश्न किए हैं, ये उस समय के लिए किए थे कि जब ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो अरे डिजेनरेशन यार वो तो जब लास्ट हो। स्टेज, 6 स्टेज होता है। दो, हाँ। दो भागों में बांट दीजिए। एक होता है ह्यूमरल डिजीजेस और एक होता है सेलुलर डिजीजेस। जी, सेलुलर। ह्यूमरल और सेलुलर। हाँ। तो जो एक्सक्रीटरी फेज है, या डिपॉजिटरी फेज है, या इम्प्रेग्नेशन फेज है, पेनिट्रेटिव फेज है, ये 3 फेज ह्यूमरल है। और जब पेनिट्रेट कर गया सेल्स के अंदर, उसके बाद के 3 फेज डिजेनरेशन और एट्रोफी और मैलिग्नेंस, ये सेलुलर हम्म। फेज है डिजीज। क्यों होता है? क्योंकि होमोटॉक्सिन्स बनते हैं। होमोटॉक्सिन्स क्या है? ये जो रोटी खाई, इसको, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें से प्रोटीन से क्या बनेगा? प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है ना? फैट से फैटी एसिड बनता है, और प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये क्या है? ये केमिकल्स हैं। तो हाँ, रोटी अमीनो एसिड केमिकल, होता है केमिकल्स में चेंज हो जाता है। वो जी। केमिकल के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। नहीं, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। हम्म। ठीक है। और कैटाबोलिज्म के बाद ये सब, इसी को कहते हैं पाचन, इसी को कहते हैं डाइजेशन। और ये जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, किसके? अमीनो एसिड्स के, फैटी एसिड्स के और ग्लाइकोजन के, ये घुस जाएंगे कहाँ? ब्लड वेसल के दीवार के पार हो जाएंगे और ब्लड में मिल जाएंगे। अब ये जी। जाकर के कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। लिवर में फिर इसको जो कुछ भी फॉर्म में देना है वो दे करके वापस ब्लड में डालेगा। जब वो ब्लड में जाएगा तो वो फिर सेल्स में घुस जाएगा। तो सेल्स में ये जो
प्रोटीन, अमीनो एसिड या ग्लूकोज, ये सब सेल में जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन भी जाएगी। जब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से H2O वाटर बना देगा, और उसमें जो है हीट निकलती है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानते हैं क्या होता है? नहीं होता। सूरज, सूरज जानते होंगे। कौन जानता है एक्सोग्राम एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? हु विल टेल मी? सब लोग कैमरा ऑन करिए। पवन, सूरज, शिवा, राहुल, वेंकटेश, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सर जिसमें हीट इवॉल्व होती है। सुनो, देखो क्या कह रहे हैं पवन जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जिसमें हीट, हीट क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी एनर्जी। है। हाँ। और ठंडी क्या है? एक्टिविटी को रोक देगा। हीट क्या है? मूवमेंट को बढ़ाएगा। जब किसी चीज की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसके मॉलिक्यूल चलते, जोर से चलते, और किसी चीज का टेम्परेचर डाउन कर दो तो वही कम बनेगा, चेंजेस कम हो जाएंगी। नहीं? तो जब हाँ, ये स्लो। ग्लूकोज मान लो ऑक्सीजन से मिला, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना तो उसमें हीट इवॉल्व हुआ, हीट इवॉल्व हुआ तो मूवमेंट बढ़ा, दैट इज एनर्जी। वो उसी को समझिए आप, ची है। ये एलोपैथी में है, हम लोग तो अलग से समझते हैं, प्राण और ची को समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस तरह से एनर्जी बनती। कौन करता है ये काम? माइटोकॉन्ड्रिया नाम की न्यूक्लियस होती है हर सेल में। वो एक एंजाइम्स निकालती है जो इस रिएक्शन को, किस रिएक्शन को? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन को बढ़ाती है, इसकी रेट को बढ़ाती है। तो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन यही है आपका? क्या है क्वेश्चन? बार बार बोलते हैं, मैंने तो ये पूछा था। क्या पूछा था? हमारा क्वेश्चन था कि जैसे सेल्स में कोई डिजेनरेशन आ रहा है, डी कैंसर है, जनरेशन ट्यूमर का है। मतलब पहले समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। हाँ, समझ गए सर। क्या? बताओ। उसमें कचरा ज्यादा फैल गया है और डी जनरेशन का ये मतलब पोस्ट नहीं है। डी जनरेशन का नरिशमेंट क्या में। मतलब है? जितना काम पहले कर रहे था, जो भी टिश्यू, जो भी हाँ, सेल, जो भी, उतना काम नहीं कर पा अब रहा नहीं है, कर पा इसको रहा। बोलते हैं डिजेनरेशन। हाँ, ठीक। फंक्शन गोज डाउन बिलो द ऑप्टिमम लेवल, दैट इज बिलो दी नोन एज ऑप्टिमम। डिजेनरेशन। जी। आप क्या समझते हैं डिजेनरेशन माने? कि मर गया? हाँ, उसकी क्रिया जो है डाउन गलत हो है। गई है। नहीं है ये बात नहीं है। कम हो गया, काम कम हो गया बस, क्रिया हाँ, कम हो, डाउन। ठीक है। मरा नहीं है अभी। मरा नहीं है, हाँ, अभी डाउन हो रहा एट्रॉफी होगी तब मरेगा, है। मेलिग्नेंसी हाँ। होगी तब मरेगा। लास्ट स्टेज है वो डिजीज की। ये सब हो किस लिए रहा? होमोटॉक्सिन्स। होमोटॉक्सिन्स क्या है? ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, नहीं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन बना, इस केमिक उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? लिवर में। हाँ, सबसे ज्यादा। उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे यूरिया निकलता जी। है ना, क्रिएटिनाइन, हाँ। ये हाँ। सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये ज्यादा निकल जाए तो ये फैल, ये जहर का काम करता है। टॉक्सिन माने जहर, जो हमारे जीवन के लिए खतरा है। कुछ केमिकल्स, कुछ चीजें हमारे, हमको जीवन देती हैं, पोषण देती हैं, और वो पोषण तत्व बनाने के चक्कर में कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है। जैसे मान लो सरसों को ले गए तेल पेरवाने, यूपी की भाषा में समझो, है ना? हम्म। तेल पेरवावे ले गए, और खली बन के निकली कि नहीं? हाँ, वेस्ट। तेल हमारे काम की हो गई, और जो हाँ, वेस्ट निकला उसको कहते हैं होमोटॉक्सिन। जो शरीर के होमोटॉक्स। अंदर से निकला उसको होमोटॉक्सिन कहते हैं। बाहर से आ गया वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है। हाँ। जहर जो अंदर ही बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या जैसे वातावरण में है, जैसी हीट है, टेम्परेचर है, लाइट है, इन सब की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
हमारे सोचने से भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई का चलने से भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन सब से जो टॉक्सिन निकला, जो ऐसी चीज निकली जो हमारे प्राण के लिए खतरा है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन। नहीं, ये जी। टॉक्सिन को भी तो बाहर निकालना है ना शरीर से। हाँ उस जो सिस्टम बाहर निकालने के लिए बना उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप जानते हैं किडनी है, बड़ी आंत है, ये तो मालूम है। और भी है, कान से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, एक्सक्रीशन हर जगह से होता है ना। लेकिन anyway, इतना तो नहीं आप बता सकते आपको, लेकिन आप थोड़ा जो जानते हैं वो समझो। तो बाहर निकाल हाँ देना चाहिए अब होमोटॉक्सिस बाहर निकालने के लिए भी केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के लिए तो पतली चीज होनी चाहिए, पानी के जैसा, पसीने के जैसा, पेशाब के जैसा, लेटरिन के जैसा। नहीं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, होमोटॉक्सिन्स को कन्वर्ट करने के लिए भी केमिकल रिएक्शन चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें भी साइड प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट कुछ। ये सब होमोटॉक्सिन्स हाँ बनते रहते हैं। तो आप हाँ कुछ भी कर लो, अंत में आपको मरना ही पड़ेगा, टॉक्सिन्स ही जीत जाएंगे। हाँ। समझ में आएगा? तो जैसे जैसे एजिंग होती है, वैसे वैसे पोषण कम मिलने लगता है। पोषण कम मिलने लगता है तब प्रोलिफरेशन जो है उसका रेट कम हो जाता है ना। तो फिर क्या प्रश्न था आपका? हर 5 मिनट। हमारा प्रश्न यही था कि ये जो ट्यूमर्स वगैरह हैं, कैंसर वगैरह हैं, जब ये हो जाते हैं तो इनके ट्रीटमेंट के लिए टोन करते हैं नर्व्स को और लिम्फ को डिजेनरेट करते हैं। लिम्फ को डिजेनरेट करते हैं? अरे लिम्फ को जनरेट, सबको जनरेट करना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी, किसी को हाँ सर, डिजेनरेट नहीं यही कर। कंफ्यूज हो रहे थे बार बार। सफाई करनी पड़ेगी और पोषण देना। अब मान लो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया, जम गया, भाई लिम्फ आपका काम नहीं कर सकता, उतना ताकतें नहीं, आप चाहे कितना खा ले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मरोगे। और क्या होगा? हाँ। कैंसर की बात पे पहुंच गए, पर किसी को है क्या घर में कैंसर? अगर मैं उस टॉपिक पर परसों ये आया था कि इसमें एक टोन करते हैं नर्व और लिम्फ को डिजेनरेट, तो मेरे हाँ, समझ फिर में बताएंगे इसको, आपको अभी तक समझ ही में नहीं आया, सबको डिजेनरेट करेंगे, आप तो ऐसे ही सुन लिए, पता नहीं, फिर से सुनिए उसको क्या बोला गया है। जी वही बात। हमने बोला कि नरिशमेंट क्या होता है, रक्त से टिश्यू में, टिश्यू को यार हिंदी में क्या कहते हैं? समझते हैं टिश्यू सर, टिश्यू जो है स्किन। मसल्स का एक, सेल्स का एक गुच्छा होता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सेल्स जुड़ के ही टिश्यू बनता है, ठीक है, ये इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट खाना देना है तो क्या होगा, ब्लड से खाना टिश्यू में घुसेगा। समझ में आ रही है? हाँ जी। और हाँ हाँ। कचरा निकालना है तो क्या होगा, जो खाना हमने दिया टिश्यू में, जो अंदर काम किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने काम किया, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें से जो टॉक्सिन हाँ जहर निकला, उसको क्या करना है, हाँ। निकाल के बाहर जाना। तो हाँ वेन से टॉक्सिन्स, बाहर निकलेगा, अब लिम्फ देखो से जाएगा। टॉक्सिन्स तो ऐसे निकलेगा, बाहर जाएगा, और खाना हाँ अंदर जाएगा। दोनों हाँ के मूवमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ पॉजिटिव। पोषण अंदर जा रहा है और टॉक्सिन्स हाँ बाहर बाहर आ निकालना है। रहा। तो अगर हमें हाँ पोषण को टोन करना है, टोनिफिकेशन से पोषण बढ़ता है, तो सेडेशन से हाँ टॉक्सिन निकलेगा। और अगर सेडेशन से पोषण बढ़ता है तो टोनिफिकेशन से टॉक्सिन निकलेगा, अपोजिट करना है। नहीं समझ में आ रही है? हाँ। जो अरे सेडेशन से सेडेशन जब, और टोनिफिकेशन दोनों उल्टा है कि नहीं एक दूसरे का? क्या यार! हाँ उल्टा। तो पोषण और क्लीनिंग दोनों उल्टा है कि नहीं है? दोनों उल्टा तो है। तो अगर क्लीनिंग करता है कोई, कौन, लिम्फ, और जी ताकत देता है कोई, माने पोषण, तो जो जी। ताकत देता है अगर उसे हम टोन कर रहे हैं तो क्लीनिंग जो करता है उसको सेडेट करेंगे। और अगर पोषण देने वाले को सेडेट कर रहे हैं तो क्लीनिंग करने वाले को टोन करेंगे। ये तो सर नॉर्मल कंडीशन में होगा। अगर नहीं, ये सारे अ, एबनॉर्मल कंडीशन में भी होगा। कौन सी लेकिन कंडीशन में नहीं एबनॉर्मल, होगा? हर कंडीशन में होगा, यूनिवर्सल फैक्ट है, कुछ नहीं सेलेक्टिव है, यही होता है। मेरे दिमाग मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर एबनॉर्मल है और अ, जैसे कोई
सफाई की वहां ज्यादा जरूरत है, तो सफाई वाले पार्ट्स को हम डिजनरेट करेंगे तो सफाई कम फिर होगी, ये डिजेनरेट मेरे करें। दिमाग। अरे भैया, डिजेनरेट हो जाए तो उसे जनरेट करना पड़ता है। अच्छा डिजेनरेशन वाली बात अलग है भाई, वो तो नेट रिजल्ट है। पोषण और टॉक्सिन को निकालना, इन दोनों को जो है बैलेंस के बाद जो बचा, वही लाइफ है ना। जी, हाँ वही लाइफ है। दो प्रोसेस से लाइफ चल रहा है, एक पोषण और एक जहर को निकालना। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यही लक्ष्य है किसी भी जीव का। क्या? दोनों दुख अलग की अलग बात, निवृत्ति, दोनों अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग सुख बात। की प्राप्ति पोषण है, दुख की निवृत्ति टॉक्सिन्स को निकालना है। इसीलिए जो है, जी। हाँ, ये जो वर्ण वाला चल रहा है ना मामला आजकल, बहुत सोशल मीडिया में, बहुत। हाँ, हाँ कोई हाँ। समझता नहीं है। सवर्ण और शूद्र और क्या क्या, ये सब अंट संट सोशल मीडिया में इतना भरा हुआ है बकवास। अरे सारे सवर्ण है, क्या शूद्र सवर्ण नहीं है? हैं? मालूम था? ये नहीं शूद्र वाला मालूम? काम होगा ये तो तुमको नहीं मालूम है? हमारे सवर्ण मतलब क्या होता है? जो विद्या ज्ञान से, कुछ नहीं। बुद्धि से काम करे। नहीं भाई, कुछ नहीं। चार हैं वर्ण। वर्ण माने रंग। जी, स्वर और व्यंजन जानते हो कि नहीं? जानते हैं सर। वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 5 वॉवेल हैं। अच्छा, एक काम करो। क ख ग घ आपने कभी सुना है कि नहीं? ऐसा हिंदी में पढ़ते थे हम लोग, क ख ग घ, याद है? हाँ सुना है सर, अच्छा, मात्राएं अच्छा, स्वर हैं, अच्छा, बाकी आप सुनो सुनो। क कहने का, क कहो लेकिन अ न कहो। हम्म। क हाँ, कहो ये नहीं हो सकता। लेकिन अ न कहो। होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर क कह रहे हो तो इसी प्रकार दोनों बातें लगेंगी, दो चीजें लगती हैं, स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के शब्द बनता है। नहीं, और शब्दों से फिर वाक्य बनता है, वाक्यों से पैराग्राफ बनता है। इसी प्रकार पोषण और जहर की निवृत्ति, ये दोनों काम लगातार होना है। जन्म और मृत्यु ये लगातार हो रहा है। सेल्स पैदा भी हो रहे हैं और सेल्स मर भी रहे हैं। पैदा होने की अगर रेट ज्यादा है तो पैदावार ज्यादा हो जाएगी, शरीर बढ़ेगा। और अंत में आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब जितना पैदा हो रहा था उतना ही मर रहा है, तो जवानी है। धीरे धीरे क्या हुआ? पैदा होना कम हो गया, मरना सेल का ज्यादा हो गया। अब डिजेनरेशन शुरू हुआ। सर मुझे अपने अब प्रश्न का उत्तर समझ डिजेनरेशन में आ शुरू गया। होगा। अरे सुनो यार, अभी तुमको हम्म। मालूम ही नहीं पड़ रहा, 4 4 बार, 5 5, 10 10 बार बता चुके डिजेनरेशन, समझे में नहीं आ रहा तुमको? लिम्फ डिजेनरेट हो जाएगा। समझ हम्म, समझ किस में आ गया सर। कोई भी चीज को डिजेनरेट करना माने मृत्यु की तरफ बढ़ना, धीरे धीरे। हाँ उसको, हाँ उसको घटाना होगा तभी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया सर। एक को घटाओ, मतलब, एक को बढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ। मतलब कंक्लूजन जो है बेटर बेस्ट हो। अब अब ये कंफ्यूजन तो भाई बहुतों को हो जाता है। भगवत गीता इसी के लिए। एक है नहीं, अब प्रस्थान, सब सही हो गया प्रस्थान त्रयी। सुना है नाम? प्रस्थान त्रयी। सर। नहीं सुना है। यही अंतर है। लोग ना आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो। अरे मूर्खों, आरक्षण से काम नहीं होगा। केवल केवल आरक्षण देने से वहां जाकर के काम ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा? सही। पहले समझो तो। मनुष्य जीवन मिला है समझने के लिए। दो बातें हैं, एक बात है पोषण और एक बात है सफाई। दोनों आवश्यक है। पोषण हमको मिलेगा तो हम्म, होमोटॉक्सिन्स बनेगा, होमोटॉक्सिन्स बनेगा तो उसको निकालना पड़ेगा। बस खत्म, इतनी तो बात है। एक को अगर टोन करेंगे तो दूसरे को सेडेट करेंगे। खत्म। ठीक है। इसको सही। टोन करेंगे, किसको सेडेट करेंगे, इस पर हमने अभी चर्चा की ही नहीं है। अभी तो हम यही बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये है क्या चीज।
अभी तो इतने फंसे हैं, तीसरा लेक्चर आ गया। ठीक है ना? कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तक जितना कह रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बार बार सुनो, तब पूछो। नहीं, दोनों। अब जरूरत नहीं है सर। तो हो गया, डीज समझ में आ अगर गया, बिल्कुल हमने क्लियर। नर्व डिजेनरेशन को टोन किया तो लिम्फ को सेडेट करेंगे। नर्व हाँ ठीक है। डिजेनरेशन की पॉइंट को अगर हमने टोन किया तो लिम्फ की पॉइंट को क्या करेंगे? सेडेट करेंगे। हाँ बस इतना ही है बात, और क्या है? बतवा, इतना ही बात। हाँ हाँ, ये बात का वजह इतना भी ही सर। बात है बस। अरे यार, पूरा संसार ही यही है। दो, बिना दो के कोई संसार नहीं चलता। आप यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं ऑनलाइन, आप अकेले हैं कि दो हैं? अकेले अकेले। हैं यहाँ क्लास में आप हमारे साथ, कि और कोई है नहीं। यहाँ? है। है। आपके साथ आपका शरीर है। शरीर न रहे तो क्या कर ले? जी। यू एंड योर बॉडी बोथ आर हियर, बॉडी एंड माइंड। टोनिंग एंड So दोनों। anything and everything in this world functions because of two forces. हम्म? समझ में आ जी रहा जी ठीक। है? हाँ। हाँ। आप जो ये पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज ए प्रोसेस विच विल एवॉल्व यू। ये अंधकार एवोल्यूशनरी दूर। प्रोसेस को हम टोन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, इसको टोन किया डीजेनरेशन जा को। रहा हाँ, टोन कर रहे हैं। और आपके दिमाग से जो सफाई कर रहे हैं कि निकालो ये सब भ्रांतियां, डीजेनरेट नहीं होता है ये, इसको हमको जेनरेट करना है सबको। ये जो कचरा निकाल रहे हैं, ये अपोजिट है। है। ये भी दो है। ये तो इससे क्या होगा? आप एवॉल्व हो जाएंगे, उन्नति होगी। क्या उन्नति होगी? उन्नति हाँ होगी चंद्र कि। समझ। इसी तरह ज्ञान और विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। एक होती है जानकारी, इंफॉर्मेशन, और दूसरी होती है नॉलेज। इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल गई, हमने पढ़ लिया, कहीं कुछ सुन लिया। नॉलेज इज दैट विच यू एक्सपीरियंस। तो आप ये समझ लीजिए कि डीजेनरेशन जो होता है, इसके मतलब काम कम करना शुरू कर दिया। काम क्यों करना कम शुरू कर दिया? क्योंकि जो आप ले करके आए हैं सोर्स, क्या उसको बोलते हैं लाइफ एसेंस। हमारे लेवल 1 में आइएगा तब आपको लाइफ एसेंस के बारे में बताएंगे, और ची के बारे में बताएंगे। ये सब लोग जानते हैं, बाकी लोग जो बैठे हैं ना। आप पहली बार आए हैं क्लास में, आई डोंट ब्लेम यू। ये लोग 12 12 14 14 15 15 क्लास कर चुके हैं हमारे साथ, है ना? तो जी। धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी पहली क्लास में आए हैं। और आपके वीडियो में हमने देखा है, लाइफ एसेंसी के बारे में सुना है, मालूम है। तो इंफॉर्मेशन है आपको, आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन। किसी ने कहा हम्म। है, आप अगर आपको पता हो कि ची कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, अरे 10 10 क्लास, 15 15 20 20 साल से लोग पढ़े हैं, नहीं मालूम है लोगों को। हम अपनी क्लास में कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, हमारी क्लास से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वही लोग हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वही आते हैं इस क्लास में। क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, ज्ञान। नॉलेज। ज्ञान चाहिए। और ज्ञान हम तब दे रहे हैं कि जब हमारे पास विज्ञान है। बिना विज्ञान के ज्ञान दिया नहीं जा सकता। ठीक है? तो अभी आप समझ गए डिजेनरेशन मतलब क्या है? हाँ फंक्शनिंग सर, समझ गया। लेस देन द ऑप्टिमम लेवल। ठीक। इसके लिए यस। क्या करना पड़ेगा? नरिशमेंट एंड क्लीनिंग, दो चीजें। अब तीसरी चीज आएगी अभी, उसे आगे चलेंगे तब। तो अब आपको, मैं इतने में ही थकने लग गया। हो गया? अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है? सारे लोग जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, ताकि आपका चेहरा दिखता रहे मुझे।
तो मुझे पता भी लगता रहता है कि कितना समझ में आ रहा है। सर। राहुल सर। वार्ष्णेय, आर यू हियर? पवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेंकटेश। यस सर। सर। सो एवरी, हाँ बोलिए। सर सॉलिड में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, सॉलिड में। लिक्विड में सर क्या चीज? तीन टाइप के सर। रेड ब्लड में सॉलिड रहता, लिक्विड रहता सर। किसमें? सॉलिड एंड लिक्विड। ब्लड किसमें? में, ब्लड में। ब्लड में, हाँ। ब्लड में सर। सर सॉलिड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। और लिक्विड, लिक्विड में सर। लिक्विड लिक्विड में में पानी रहता है बहुत, है ना। वाटर। हॉर्मोन्स रहते हैं, एंटीबायोटिक थिंग्स रहती हैं, बहुत सी चीजें हैं। आप उसको देखो, सब मेजर पोर्शन पानी है, मेजर पोर्शन पानी है। वाटर सर। लेकिन उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें जो रहती हैं, बहुत काम की चीजें हैं। एंटीबायोटिक भी रहता है उसमें, सब कुछ रहता है, उससे बहुत काम होता है। और वही जो पानी वाला भाग है वही बन के लिम्फ निकलता है, जहां वेन्यूल्स और ये है, उसी में से निकलता है सब। जो चीज व्हाइट ब्लड सेल्स का काम नहीं हुआ, वो व्हाइट ब्लड सेल्स वाला जो उसमें से निकल गया, कब निकला? जहां पर बिल्कुल पतली पतली आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स हैं, जैसे घुटने का जोड़ है, कलाई का जोड़ है, एल्बो का जोड़ है, गर्दन का जोड़ है, वहां से निकलता, जितने भी जोड़ हैं। और निकल करके जा करके कहीं कहीं थोड़ा 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 इफेक्ट होता है, उसको कहते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है? स्प्लीन। हाँ। और वहां जो सेल्स हैं अंदर, वो क्या करते हैं? वो इस वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ताकि ये होमोटॉक्सिन्स को पहचाने और हमारे टिश्यू को भी पहचाने। हमारे टिश्यू को तो बचा करके रखे, किससे? टॉक्सिन्स से। टॉक्सिन्स को पहचानने के लिए एक और प्रकार का उसको हेल्पर सेल या मेमोरी सेल कहते हैं। एक बीटा सेल होता है, एक अल्फा सेल होता है, टी सेल्स में, किलर सेल्स, है ना। दिखना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हमको मालूम है, लेकिन आप भी पढ़ लेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा। हमने भी देखा नहीं, आप भी देखते नहीं, पढ़ने से मालूम हो। और लेकिन जब काम देखते हैं, फंक्शन को समझ में आ जाए, अच्छा ये करना है, ऐसा करना है। तो थाइमस और स्प्लीन, ये दो इंपॉर्टेंट है है ना, ग्लैंड्स, जहां पर ये एक्टिवेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, इन वाइट सेल्स की ट्रेनिंग होती है। सो एनीवे, सो दिस इज इट। सो ब्लड में, ब्लड के सहारे सारे हार्मोन चलते हैं, जितनी बॉडी फ्लूइड है। ये बॉडी फ्लूइड क्या क्या है? दो प्रकार की बॉडी फ्लूइड होती है। ये सब लेवल 1 लेवल 2 में आते नहीं है वेंकटेश जी, ये नाउ डेज यू आर नॉट रिपीटिंग। हमारी अभी लेवल 1 लेवल 2 की क्लासेस और अच्छी हुई हैं, ये सब बातें हम उसमें बताते हैं ओके सर। और डीप में जाते हैं। हमारा काम ही है इन डेप्थ बात बताना, है ना। यस सर। तो इम्प्योर एंड प्योर फ्लूइड्स, व्हाट इज द डिफरेंस? ये हार्ट फ्लूइड में दो प्रकार के बल होता है, एक चिन एक ये। चाइनीज ने कहा, एक यिन एक यांग। कैसे बढ़ाए, कैसे घटाए? यही तो है कि प्रेशर है कि पहुंचा है। फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो कोई भी देगा। नहीं, हमको एक किताब भेज दी है लोगों ने फार्मूले की। पहले भी एक किताब मिलती थी, फार्मूला देख देख के लोग सारा इलाज करते थे, क्लिनिक खूब चला करती थी। हमने कभी नहीं चलाया। फार्मूला क्यों बना, ये देखना है, ये थोड़ा सा अंतर। बट एनीवे, सो अभी आपके समझ में जितना आ रहा है उतना काफी है ना। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके उसके पास हमें जाने तो दीजिए, बीच में पूछते पूछते तो फिर टाइम निकल जाता है। ओके तो आज सोच के आया था, सब बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में अब आ जाए वापस। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देन वी कैन गो अहेड। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं।
ठीक है। Yes. विशाखा, यू आर गेटिंग बोर्ड? नो सर। नो सर। देखो, जैसा क्वेश्चन आएगा हमको वैसे ही बोलने पड़ता है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रिपीट होने से भी अच्छा है ना, रिपीट होने से अच्छा। और समझ में आता है। रिपीट होने से और अच्छा समझ में आता है, बस घबराने का नहीं। इसी को। हाँ, आगे चला जाए। Yes, sir. तो डॉक्टर वॉल ने कुछ विशेष बातें बताई। क्या किया उन्होंने? 9 मेरिडियन बताए, उसमें 9वां मेरिडियन छोड़ दो अभी, आई का जो आई के चारों तरफ है वो हम नहीं बताएंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट यू आर, अनलेस यू हैव डन लेवल 1 लेवल 2 एटसेट्रा लॉन्ग मेरिडियन, वो बताने का कुछ फायदा मतलब नहीं। आई विल टॉक अबाउट ओनली 8 मेरिडियंस, दैट इज डिसाइडेड नाउ। क्योंकि क्या बताएंगे वो भी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो इतनी बात अगर आप समझ लें तो बहुत काम होगा, बहुत काम होगा, बहुत रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो पहले वो ले लो। तो वो कौन कौन से 8 मेरिडियन है, क्या है, इनका क्या साइलेंट फीचर है, इन मेरिडियंस को क्या देखा डॉक्टर वॉल ने, पॉइंट्स में क्या क्या बताया, वो हमको समझना है, ताकि हम यूज कर सकें उन पॉइंट्स को, है ना, ट्रीटमेंट कर सकें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रीटमेंट कैसे करें, है ना? चलो। इसको तो नोट कर लीजिए आराम से। डॉक्टर वॉल ने 9 नए मेरिडियंस की खोज की। कौन कौन से मेरिडियन है देखिए। लिम्फ वेसल, मतलब लिम्फ मेरिडियन कैसे लिखते हैं? LY मेरिडियन। किसको ट्रीट करता है? लिम्फेटिक्स। तो हम लोग कल और मतलब पिछले बार और इस बार लिम्फ और नर्व की बात बहुत हम लोगों ने की है। तो ये क्या है? ट्रीट्स लिम्फेटिक सिस्टम। इस वेसल के जो पॉइंट्स हैं वो क्या ट्रीट करते हैं? लिम्फेटिक नर्व को, लिम्फेटिक प्रोसेस को। क्या काम है इसका? मेन काम क्या है? जो टॉक्सिन्स हैं जिसके कारण हम बीमार होते हैं, वो टॉक्सिन्स को निकालते रहना, साफ करना, मेन काम वही है इसका। वो निकालने के प्रोसेस में कुछ हम लोगों को पोषण भी देता है, दैट इज अ डिफरेंट। नर्व डीजेनरेशन वेसल एक और उन्होंने निकाला, लिम्फ मेरिडियन के बाद एक निकाला, नर्व डीजेनरेशन मेरिडियन। ये क्या करता है? जितने नर्व के आवरण हैं उनकी ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो नर्व में हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो। हमने बताया आपको कि नर्व के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, ब्रेन में उसी को मेनिंजेस कहते हैं, 3 परतें होती हैं उसकी। उनकी ट्रीटमेंट किसके द्वारा होती है? नर्व डिजेनरेशन के जो पॉइंट्स हैं उनके द्वारा। तो इसको ट्रीट करके क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि अवरोध जो आ रहा है इम्पल्स के बहने में, नहीं, बिजली का तार है ना नर्व, उसमें जो बिजली चल रही है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सारे नर्व्स काम करेंगे, सारा मसल्स काम करेगा, सारी बॉडी में मूवमेंट होगा। हम मूवमेंट का मतलब फंक्शन होगा, जो चाहे बोलने का काम हो, चाहे चलने का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो। समझ में आ रही है? सो नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड मूवमेंट। विदाउट नर्व्स यू कैनॉट मूव। एंड नर्व्स में जो इम्पल्स चलता है, बिजली का करंट मसल्स तक पहुंचता है, नर्व पहुंचाता है, जनरेट करता है, पहुंचाता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइलिन शीट चाहिए। और माइलिन शीट की ट्रीटमेंट कौन करता है?
नर्व डीजेनरेशन मेरिडियन के पॉइंट्स, वो पॉइंट कहाँ है और वो कौन से जगह के नर्व की ट्रीटमेंट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद है एलर्जी और वस्कुलर डीजेनरेशन मेरिडियन। वेसल किसे कहते हैं? जिसमें से कोई भी चीज बह रही है, ठीक है। तो वेस्कुलर डीजेनरेशन, ये जो रक्तवाहिनियां हैं या जो भी है, अगर इनकी दीवारें ठीक ना हो तो ब्लड लीक हो सकता है। इसमें इंपल्स, इसकी मूवमेंट, क्योंकि इसमें भी मसल्स है, इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, वो मोशन भी नहीं होगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें जो लिक्विड बह रही है नलिकाओं में, उसमें अगर मिल जाए तो तुरंत ये रिएक्ट करती हैं, और जैसे इनको जहर किसी को दे दो तो नीला पड़ने लगता है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो रिएक्शन हो जाता है। तो चूंकि ब्लड हर जगह है, तो ये जो रिएक्शन होता है किस लेवल पे हुआ है, उस हिसाब से ये सारे ब्लड में हो जाता है। तो ब्लड में जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लड में हो गया तो ज्यादा हीट हो गई, हीट हो गई तो क्या होगा? स्वेलिंग हो गया। तो एलर्जी का यही मतलब है कि एक अनवांटेड ऐसी सिचुएशन, जैसे बुखार हो गया, नहीं, तो बुखार हो गया मतलब अब उसमें काम हम कम कर सकते हैं। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये नलिकाओं की सेल्स, द सेल्स ऑफ दीज वेसल्स, दे हैव a habit and they have a healthy ambience. Ambience of what? Temperature, pressure, and pH. But that will be disturbed by some toxin that is known as allergy. Allergy, समझ शिवा? Can you put on your camera, because this is something I want you to understand. What is allergy? You have any idea? Allergy means that something has got into blood, which is, or lymph, or any liquid for that matter, or a food pipe or anything, through which उसके जो वॉल्स हैं वहां भी ब्लड है, और ब्लड में कोई ऐसी चीज चली गई कि जो दो वॉल्स आर, हाउ दे आर मेकिंग द फूड, कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्टिक मोशन हो रहा है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मोशन क्यों हो रहा है? मसल्स लगे हैं और उसमें नर्व का इनर्वेशन है। अगर जिसमें मसल्स में जो जो बॉडी है इसकी, वेसल की, द बॉडी ऑफ द वेसल, वो दैट हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग, रिएक्टिंग मीन्स टेम्परेचर हाई और एसिडिटी हाई और प्रेशर हाई और मोस्टली हाई, मोस्टली हाई, एलर्जी इज ऑलवेज एक्सेस, ठीक है। So that they are not able to function, though the current is coming, but they are not able to function. This is known as allergy. So it is some kind of excess, some kind of, so excess can be temperature, pressure, pH, right? Right? वो कहते इडियोपैथिक, दिस इज, समझ में नहीं आ रहा क्या है, नहीं, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। एलर्जी क्या है सर? इडियोपैथिक, नॉट नॉट अंडरस्टूड, यस, but this is definitely an excess. Dr. Wall found out the points for this process, allergy, right? So he gave a meridian, allergic degeneration, allergic degeneration. What will have to be done? जो पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स से हमको वापस नॉर्मल एम्बियंस बनाना है, किसके, कहां पे? वॉल्स ऑफ द वेसल्स। विच वेसल्स? द ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स। द नर्व शीट, वो भी है, ये सब देखो। तो उसमें हमें क्या करना? बिकॉज इट इज एक्सेस, सो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू सेडेट, सिंपल। अपना तो मामला यही है कि वी डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द लाइफ फोर्स, द ची, ठीक है। सो दिस इज इट।
उसके लिए एक एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन बना दिया। रक्त वाहिकीय तंत्र एवं एलर्जी मींस ऑल दोज, जो वेसल की जो बॉडी है, उस वो भी तो सेल्स से बना है, उसके लिए एम्बियंस, राइट एम्बियंस बनाता है। ठीक। उसके बाद आता है ऑर्गन डीजेनरेशन वेसल। नाउ दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू एलर्जी, और मे बी यू कैन से लिम्फ। ये जो वेसल एक बनाया, ये ट्रीटमेंट थोड़ा सुपरफिशियल है। और ऑर्गन अंदर माने इम्प्रेग्नेशन जब शुरू हो गई, जो कचरा जब अंदर जाने लगा ऑर्गन के, when the kachara started, the waste material started, the toxin started getting impregnated into organs, so that the organs function also started getting degenerated. There, from deep inside the organ cells, this meridian points will take out those toxins. This is also known as deep lymphatic treatment. तो कैंसर वगैरह हो जाए तो ये बहुत काम करेगा, क्योंकि उन्होंने जाल बना लिया है। लेकिन शुरुआती लेवल में बहुत ज्यादा हो गया तो दिस विल आल्सो फेल। इनकी भी सबकी अपनी अपनी लेवल है, कितना काम कर सकता है। अनदर मेरिडियन वाज joint and articular degeneration vessel. This vessel is for the joints of the bones. Joints in जैसे hand में there are three major joints, and then there are joints in the fingers also. Legs also you have joints. Then you have joints in your spinal column. नहीं? You have joints in so many places. Wherever there is a joint, that joint itself is a big process. उसमें कई चीजें हैं, उसमें ब्लड वेसल है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें क्लीनिंग लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उसमें कई चीजें हैं। तो इससे होल प्रोसेस हर जॉइंट में। तो वो जॉइंट एक बार अगर डिजेनरेट होना शुरू किया तो कौन सी चीज काम नहीं कर रही है उसमें? ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा है कि नरिशमेंट काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है? That can be taken care of by the points available on joint and articular degeneration. जितने भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है ना? कैप्सुलाइटिस बन जाता है, उन सब में ये जॉइंट आर्टिकुलर degeneration vessel के points, the points on these, they will take care of the total process, सारे सिस्टम, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम हो, ऑल दीज सिस्टम्स विल बी ट्रीटेड एट द जॉइंट्स। जॉइंट में कई चीजें हैं ना, ब्लड भी है, साइनोवियल फ्लूइड भी है, वेन्स भी है, आर्टरीज भी है, नहीं, फ्लैम भी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो डीजेनरेशन है, उसमें हमें ये काम करना है। याद रहे कि जॉइंट डिजेनरेशन के साथ में हमें लिम्फ भी यूज करना चाहिए। जैसे नर्व डिजेनरेशन के साथ हमने लिम्फ यूज किया था, वैसे ही जॉइंट डिजेनरेशन के साथ भी हमें लिम्फ यूज करना चाहिए। वी शुड यूज लिम्फ सो दैट क्लीनिंग एंड नरिशमेंट। ठीक है। देन कम्स फाइब्रॉइड एंड इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन वेसल। हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड वेसल्स और टिश्यू के वेसल का वॉल, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है जहां पर कचरा जमा हो जाता है, जबकि when the lymph cannot clean or the veins cannot clean, then you will see deposition, huge deposition. That only makes big nodes. These nodes can be called fibroid. They can be made out of blood.
But remember, these fibroids are not nourished. They are not getting nourishment from your blood. They are simply multiplying and getting deposited like a dead mass. In order, and because of this, there will be huge degeneration of all the functions of all the systems, especially the nerves and the blood. तो ऐसी सिचुएशन के बाद क्या होगा? एट्रोफी होगी और कैंसर होगा। फाइब्रॉइड के बाद ट्यूमर होगा। तो हमको इसको न बनने दें अगर, तो बेटर है। ये कब बनेगा? व्हेन देयर इज द फ्लो gets deaccelerated. The flow of fluids, the flow of blood, the flow of lymph, when the speed of flow gets diminished, then the fibroids are made, small fibroids and nodes are made, which gets this interstitial degeneration. Why? Meaning thereby what? That the passage from the tissue to the blood vessel, to the blood, or from blood to tissue will be obstructed. क्योंकि जो फ्लूइड है बीच में वही काम करता है ये ट्रांसफर का। द फ्लूइड इन बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू दैट helps the transfer of material from blood vessel to the tissues or from tissues to blood vessel. टिश्यू से ब्लड वेसल में अगर टॉक्सिन्स को भेजना है तब भी हमें ये चाहिए। क्या चाहिए? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और अगर ब्लड वेसल से हमको नरिशमेंट लेकर के टिश्यू में डालना है तब भी हमको ये फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड मदद करता है, राइट। इस फ्लूइड में अगर कुछ अंतर आ जाए, इसकी मैन्युफैक्चर, इसकी जो मेकअप है वो मेकअप डिस्टर्ब हो जाए तो फिर फाइब्रॉइड का बनना कोई नहीं रोक सकता। इस टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में जो फ्लूइड है उसमें गड़बड़ी को ठीक करने वाला, उससे क्या होगा कि वो फ्लूइड ठीक से काम करने लग जाएगी। उसके लिए ये फाइब्रॉइड को हम यूज करते हैं। ये गड़बड़ी कैसे दिखती है मालूम है? जैसे आपने सुना होगा हेपाटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, नहीं, एनलार्ज्ड हार्ट, ये सब सुना है ना? तो उसकी मांसपेशियों में ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इतना है कि गड़बड़ हो गया है कि आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नहीं, द नरिशमेंट इज नॉट एबल टू गो। और बार बार काम तो करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है तो क्या होगा? यही होगा। Therefore, remember, as you grow old, you require enough of water. कुछ भी होने दो, कुछ ऐसी बात हो जाती है जो नहीं ठीक हो रही है तो हमें डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन जब हम करेंगे, खास करके जब हम गर्म पानी लेते हैं, इन जनरल थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स ठीक हो जाता है। एंड सम हेल्प इज ऑल्सो टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड they get with hot water. Therefore, it is recommended that when long durations of not having water passes, thereafter you should take some warm water. तो ये है आपका। सो ऐसे ऑल दीज hepatomegaly and all that, may this you should use fibroid degeneration vessel and the points on it. सिमिलरली स्किन डिजेनरेशन वेसल, स्किन का भी कुछ काम, स्किन का काम है बाहर के रक्षा करना, नहीं, और व्हाट एल्स? allowing limited, in a limited way, the body fluids to go out and hold the body fluids within the blood vessels. ठीक? So this is very much connected with
the force of heart, because skin is that which stops, which contains, which holds all the blood vessels, blood, sweat, all this is held by it, right? And it is porous. So if those pores and the glands that they have, skin has, whatever excretion is coming out, whatever uh, things are generated, whether it is sweat or whatever, that is all because of certain force of distribution. The center of the force of distribution lies in heart. So if you see something in the skin, degeneration, skin is not working properly, then you should not forget to treat heart also. नहीं ठीक. So holding, तो holding कौन करता है? Who is responsible? Which chi is responsible for holding? Spleen. Inchi. Spleen chi. So heart chi, spleen chi के साथ में, Sir, both these chi together, we should also use skin degeneration vessels point. Yes. बोलिए. Shiva, you wanted to ask something? No? Sir, no, sir. I just said spleen chi. Spleen chi. So remember, whenever you find deficiency of spleen and heart, don't forget to look for signs of degeneration of skin. This may be, this may not be, but you should, as a skilled therapist, you should. मैं इतना डिटेल में और धीरे धीरे मैं क्यों बता रहा हूँ? That which is not available in the books. Right? Then comes fat degeneration. फैट क्या है हमने आपको बताया अभी. I just told you what is fat. Fat is mass. Mass, whether it is mass of muscle, whether it is fat, simple mass collection, weight and shape. So अगर some organ is getting जितने भी organs है, whatever organs they are, and they have their own walls, they are all having mass, they have their own share of fat, and if that gets degenerated, then what will happen? It will either lose or gain the weight, either it will lose the shape, या तो डी शेप होगा या क्या होगा, मास बढ़ेगा. वेट कम हो. So whenever you find D shape, नहीं, whenever you find that the fat की density खराब हो गई, so what will happen? If volume has probably increased, weight is same, that is also degeneration of fat. तो ऐसे केसेस में यहाँ तो फाइब्रॉइड इज सॉलिड डेंस, यहाँ पर सॉलिडिटी हैज गॉन डाउन, नहीं, बिकॉज डेंसिटी हैज गॉन डाउन, दैट इज नोन एज फैट डिजेनरेशन. तो अगर डिजेनरेशन हो जाती है फैट की तो क्या होगा? हाइपरट्रॉफी कहते हैं उसको. हम लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग नहीं, मतलब वेस्टर्न साइंस क्या कहती है उसको? हाइपरट्रॉफी कहती है. समझ में आ रही है? हाइपरट्रॉफी से भी एनलार्ज हो जाता है. So this fat degeneration can be used with hypertrophy of heart, left ventricle hypertrophy, LVH लिख के भेजेगा, या प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी. इन सब में आपको फैट डिजेनरेशन भी यूज करना चाहिए. ठीक है? They will treat fat tissues. Eye orbit is connected to eye diseases, which we are not going to take during these classes. These are the 9 meridians that we talked about. We will take each meridian and we will take the points on it. And I will let you know for what kind of disease you can use which particular point. इनमें से प्रत्येक मेरिडियन को हम लोग पढ़ेंगे.
right? Apart from this, whatever the regular meridians, उसमें भी डॉक्टर वॉल ने बहुत से नए पॉइंटों की खोज की. Apart from this, the regular meridians also, Dr. Wall found out new points and he redefined it. Redefine means Chinese were knowing something about those points. Dr. Wall added lot of other informations about the same points. कि वो point और क्या क्या करेगा. So that also we will take up, provided you have patience and you allow the class to flow. मैं मानता हूं कि एलोपैथिक सिस्टम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की थोड़ी नॉलेज चाहिए. थोड़ा थोड़ा मैं बता ही रहूंगा, मैं बताऊंगा. Whatever is small information is required to understand all this, that I will keep telling. But we can't say that these are the classes for anatomy, physiology. No, it's not that. Our orientation is towards the use of points, and that also in conjunction with the normal traditional TCM points and philosophy. तो उसमें क्या अंतर है, इसको डालने से क्या हो गया, what has happened with these points coming into the system of treatment, and when and where. So whichever known facts that I'll give you, जो डॉक्टर वॉल ने बताए. ठीक है. I hope we have taken a lot of time today, and yesterday of course I was in such a condition that the class could not be held, but tomorrow I hope we will again meet and do the class. So I shall put this class to an end. I hope that whatever little I know, I am trying to share in my own way. This I know that this is not the language of any book or any great teacher or lecturer. They know better. But I'm just trying to put it in layman's language. I hope you appreciate. And you need a layman's language. That is what I expect. I don't expect you to be very great doctors or great knowledgeable people. I take you as I am. I do not know. I take students also that they know. Okay. So if you have anything to suggest or anything, you can write, or you can tell me separately also, or in the class also you can tell me, sir, this is this. And do listen to these videos. डाउनलोड कर लीजिए, जितने वीडियो हैं 3-4 दिन के भीतर डाउनलोड करके सेव कर लीजिए. प्लीज डू सेव. थैंक यू. गुड नाइट.